आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी शोध की पद्धतियों को। तो ऐसे तो विद्वानों ने कई पद्धतियाँ बताई हैं जिसके माध्यम से क्या है हम शोध कार्य को कर सकते हैं, पर जो महत्वपूर्ण जो पद्धतियाँ हैं उसकी अवधारणा किसने दी है? बेस्ट एवं काहन ने। तो इनके द्वारा किया गया जो वर्गीकरण है उसी को क्या है सर्वसम्मत माना गया है। तो इन्होंने जो पद्धतियों की जो विभाजन किया है उनको इन्होंने कितने भागों में बांटा है? 6 भागों में बांटा है। तो पहला कौन सा है आपका? ऐतिहासिक शोध विधि। उसके बाद इन्होंने विवरणात्मक शोध विधि का प्रयोग किया। उसके बाद उन्होंने प्रयोगात्मक शोध विधि का प्रयोग किया, क्रियात्मक शोध विधि, मात्रात्मक या परिमाणात्मक शोध विधि और गुणात्मक शोध विधि। तो इन्होंने क्या है कुल 6 विधियों के बारे में बताया जिसके माध्यम से जो शोधार्थी हैं वो अपने शोध कार्य को कर सकते हैं, चाहे वो ऐतिहासिक शोध विधि का प्रयोग करें या विवरणात्मक शोध विधि का प्रयोग करें या क्रियात्मक शोध विधि का प्रयोग करें। इन 6 विधियों में से जो विधि वो प्रयोग करना चाहते हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो जब रिसर्च की जाती है तो एक मेथोडोलॉजी ली जाती है कि आपको कौन सी शोध किस प्रकार की शोध विधि से करनी है ना। तो इन 6 शोध विधियों में से ही इसको निकालना होता है। ठीक है, तो अब चलते हैं इनकी जो शोध विधि है इनके बारे में संक्षेप में जानकारी ले लेते हैं कि ये शोध विधि ऐसा होता क्या है जिसके माध्यम से क्या है कार्य किया जाता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं अपनी ऐतिहासिक शोध विधि। तो जो ऐतिहासिक जो शोध विधि है ये ऐतिहासिक शोधों के द्वारा किसी भी वस्तु, विचार, घटना, समुदाय, समाज विशेष के बारे में उसके ऐतिहासिक तथ्यों, नियमों के बारे में वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अब देखिए ऐतिहासिक जो शोध विधि है, अगर कोई भूतकालीन घटना पर हमें रिसर्च करनी है ना, तो उस समय इस शोध विधि का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसका क्या नाम है? ऐतिहासिक शोध विधि है। तो इसका महत्व एक ये भी है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य को समझने के लिए हमें भूतकालीन जो परिप्रेक्ष्य रहे थे उस समय, जो भी संस्कृति चलन रहे थे, जो भी व्यवस्थाएं रही थी, तो उनका भी क्या है हमें अध्ययन करना पड़ता है ना। तो इसीलिए क्या कैसे कहते हैं इसे? ऐतिहासिक शोध विधि कहते हैं। तो सबसे पहले एक विद्वान की यहाँ पे परिभाषा देख लेते हैं कि जॉन डब्ल्यू वेस्ट ने क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि ऐतिहासिक शोध का संबंध ऐतिहासिक समस्या के वैज्ञानिक विश्लेषण से है। इसके विभिन्न पद भूतकाल के संबंध में एक नई सूझ को पैदा करते हैं जिसका संबंध वर्तमान एवं भविष्य से होता है। यानी कि यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं, जो ऐतिहासिक जो शोध है इसका संबंध किससे है? वैज्ञानिक गतिविधि से है ना। तो इसके आधार पर ही क्या है शोध को किया जाता है। और दूसरी बात क्या है, इसमें भूतकाल के संबंध में यानी कि जो बीत चुका है, उस जो घटनाएं घट चुकी हैं उनके बारे में यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जो वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य है उसमें हम वो गलतियां ना करें और उसमें हम वो भूल ना करें जो भूतकाल में घटित हो चुकी हैं, है ना। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य को समझने के लिए क्या है ऐतिहासिक शोध की जाती है। अब देखिए, अब जो ऐतिहासिक शोध की जा रही है तो उसको हम कलेक्ट कैसे करेंगे, डेटा के तथ्यों को एकत्रित हम कैसे करेंगे। तो इन्होंने क्या है ऐतिहासिक शोध विधि में ऐतिहासिक स्रोतों को विश्लेषण करने के लिए इन्होंने 2 प्रकार बताए हैं कि अगर आप ऐतिहासिक रूप से शोध कार्य करना चाह रहे हैं तो किन किन स्रोतों के माध्यम से आप अपने आंकड़ों को और डेटा को इकट्ठा कर सकते हैं। तो पहला तो ये होता है प्राथमिक स्रोत। ये पूछ लिए जाते हैं यूजीसी नेट में कि प्राथमिक स्रोत कौन कौन से हो जाते हैं। ध्यान से देखेंगे, प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आपको लिखित स्रोत, मौखिक स्रोत, कलात्मक स्रोत देखने को मिलते हैं। तो लिखित स्रोत क्या होते हैं? न्यायालयों के पत्र, शिलालेख, आत्मचरित वर्णन, विज्ञापन पत्र, समाचार पत्र एवं वंशावलियां। तो देखिए जो लिखित स्रोत होते हैं इसमें क्या 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 होता है, जो बीत चुका होता है उसमें क्या होता है, जो शिलालेख मिले हैं। अगर हम किसी भी समय की बात करते हैं तो वहाँ उस समय के जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो अपने जीवन के जो महत्वपूर्ण पल थे उनको क्या है किस पर खुदवा दिया करते थे? शिलालेखों पर। तो उससे क्या जानकारी ली जा सकती है। दूसरा क्या है आत्मचरित वर्णन, जब वो क्या है खुद की आत्मकथा को लिखते थे कि उनके जीवन में क्या क्या हुआ, स्वयं लेखनी चलाते थे, तो उसका भी सहारा लिया जा सकता है। विज्ञापन पत्रों को भी देखा जा सकता है। समाचार पत्र महत्वपूर्ण है ना, डाटा कलेक्ट करने के लिए। और दूसरा क्या है वंशावलियाँ, जो क्या है किसी भी राजमहल की लाइब्रेरी में सुरक्षित होती हैं। ठीक है, अब देखेंगे मौखिक स्रोत। तो इसमें भाषाएं, कहानियाँ, दंत कथा, उपाख्यान और लोक कथाएं महत्वपूर्ण है। लोक कथाओं में हम देखते हैं कि जो अगर बुंदेलखंड में बुंदेलाओं के बारे में जानकारी लेनी है तो बुंदेलखंड में 2 वीर बड़े प्रसिद्ध रहे। कौन रहे? आला उदल। तो उनकी जो कहानियां हैं, जो उनकी जो युद्ध का वर्णन है, उनकी जो वीरता का वर्णन है वो किसके माध्यम से हमें सुनने में मिलता है? लोक कथा या लोक गाथा के माध्यम से। तो क्योंकि उनकी वीरता और शौर्यता इतनी प्रचलित थी कि लोगों ने उसे गीत के माध्यम से प्रस्तुत किया,
है ना। तो एक मौखिक स्रोत के रूप में हमें क्या मिलता है, लोक कथाएं, कहानियां, दंत कथाएं आदि। कलात्मक स्रोत में सिक्के, मूर्तियां, ललित कथाएं और ऐतिहासिक चित्र, यानी कि जो सिक्के रहे थे, मूर्तियां रही थी, है ना, जो उनके आधार पर तथ्यों को एकत्रित करना, ये किसके स्रोत हैं, आपके प्राथमिक स्रोत हैं ऐतिहासिक शोध विधि के। अब देखें द्वितीयक स्रोत कौन कौन से होते हैं। तो द्वितीयक जो स्रोत होते हैं, किसी ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी मूल स्रोत से ना होकर, अब देखिए मूल स्रोत से ना होकर किसी अन्य स्रोत से प्राप्त करना द्वितीयक स्रोत हैं। जैसे किसी का जीवन, इतिहास, व्यक्तिगत विवरण, संस्मरण आदि। अब देखिए इसमें क्या था, जो प्राथमिक स्रोत था इसमें देखिए एक तो ये लिखित स्रोत था, इसमें कहा था आत्मचरित वर्णन द्वारा क्या है, हम प्राथमिक स्रोत के जो डेटा है उनको प्राप्त कर सकते हैं, तो इसमें आत्मचरित। लेकिन इसमें क्या है, अगर हम द्वितीयक स्रोत में देखेंगे तो इसमें किसको सम्मिलित किया गया है, जीवनी को। जो आत्मकथा होती है वो तो स्वयं व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है, और जो जीवनी है वो दूसरे के द्वारा किसी व्यक्ति पर लिखी जाती है ना। तो इसमें क्या है, हम दूसरे की टीकाओं की या दूसरों की पुस्तकों का सहारा लेते हैं। अब जैसे कि अगर हम हिंदी साहित्य में बात करें कि हमें बिहारी के ऊपर कोई रिसर्च करनी है, ठीक है, तो अगर हमें बिहारी के ऊपर रिसर्च करनी है तो पहले तो बात तो यह है कि उनकी मूल प्रति हो, तो वो किस में आ जाएगी, हमारी प्राथमिक स्रोत में, क्योंकि उनकी मूल रचना है वो, ठीक है। लेकिन अगर हमें उनको समझना है तो सबसे पहले उन पर जो टीकाएं लिखी गई हैं, जो विद्वानों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, तो पहले हमें वो भी पढ़ना पड़ेगा। तो जिन विद्वानों ने अपने विचार उनकी पुस्तक में प्रस्तुत किए हैं, उनके दोहों पर प्रस्तुत किए हैं, अगर आप उनसे डेटा एकत्रित करें तो वो किसकी श्रेणी में आएगा, हमारा द्वितीयक श्रेणी में आएगा। तो यहाँ पर हमने देखा जो ऐतिहासिक शोध विधि है उसके अंतर्गत कितने दो प्रकार के शोध पाए जाते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक। इनके आधार पर क्या है, हम डेटा को इकट्ठा करते हैं। ठीक, अब चलते हैं अपनी अगली शोध विधि पर। तो अगली जो शोध विधि है विवरणात्मक शोध विधि, इसके अंतर्गत वर्तमान स्थिति का वर्णन एवं विश्लेषण किया जाता है। जो ऐतिहासिक थी वो बीते हुए कल को दर्शाती है ना, और भूतकाल के आधार पर क्या है, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य को समझा जाता है। लेकिन जो विवरणात्मक शोध विधि है वो वर्तमान काल को दर्शाती है। इसे अप्रयोगात्मक शोध भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत स्पष्ट परिभाषित समस्या पर कार्य किया जाता है। यह विशेष, सरल एवं अत्यंत कठिन दोनों प्रकार का हो सकता है। यानी कि जो शोध विधि है वो कठिन भी हो सकती है और सरल भी हो सकती है। ये इसमें देखो क्या स्पष्ट किया जाता है, यह क्या है। अब क्या है, तो ये वर्तमान से संबंधित हुई ना, तो जो समाज में अभी प्रचलन में है उसका विवरण स्पष्ट करना, वो हमारी क्या है, विवरणात्मक शोध विधि है। इसके अंतर्गत समस्या समाधान हेतु उपयोगी सूचना प्राप्त करते हैं। यह शोध संख्यात्मक एवं गुणात्मक दोनों विधियों का प्रयोग करती है। देखिए इसमें क्या कहा गया, अगर विवरणात्मक शोध विधि का प्रयोग किया जा रहा है तो इसमें क्या है, संख्यात्मक यानी मात्रात्मक शोध विधि और आपके गुणात्मक शोध विधि दोनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपके सांख्यिकीय आंकड़ों को भी इकट्ठा किया जाएगा। दूसरा, समाज में जो नियम कानून चल रहे हैं, मानवीय संवेदनाएं जो हैं, मानव कितना हस्तक्षेप कर रहा है उस घटना से, उस समस्या से, है ना, तो उसका भी क्या है यहाँ पर अध्ययन करेंगे। और जैसे मैंने बताया सर्वश्रेष्ठ जो शोध होती है वो संख्यात्मक यानी कि मात्रात्मक गुणात्मक दोनों का मिश्रित रूप ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जाना किसको, विवरणात्मक शोध विधि को। हम बात करते हैं प्रयोगात्मक शोध विधि। तो ये प्रयोगात्मक शोध विधि होती क्या है, यानी कि जो प्रयोगात्मक शोध विधि होती है इसमें जो शोधकर्ता हो प्रैक्टिकल करके देखता है, यानी कि प्रयोग करके देखता है कि ये चीज सत्य है, क्या ये वाकई में सच्चाई में ये चीज व्याप्त है या नहीं, है ना। तो अब देखिए इसके बारे में देख लेते हैं कि इस विधि में शोधकर्ता सदैव नवीन तथ्यों की खोज करता है। जैसे मैंने कहा कि इसमें क्या है, प्रैक्टिकल चीजें की जाती हैं। इसमें जो शोधार्थी है वो स्वयं जाएगा और तथ्यों की खोज करेगा। ठीक है, यह शोधकर्ता के ज्ञान को बढ़ाने में सहायक होती हैं। इस विधि में शोधकर्ता स्वतंत्र चर तथा आश्रित चर के मध्य कार्य कारण संबंधों का अध्ययन करता है। यह एक परिकल्पना के परीक्षण की एक विधि है। यह पद्धति इस तथ्य का वर्णन विश्लेषण प्रस्तुत करती है कि क्या होगा। अब देखिए जो आपकी ऐतिहासिक शोध विधि थी वो क्या था उसका वर्णन करती है। ठीक है, और विवरणात्मक क्या विधि जो है वो क्या किसका वर्णन करती है, क्या है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। प्रयोगात्मक शोध विधि किसका वर्णन करेगी, क्या होगा, यानी कि वो भविष्य की ओर संकेत कर रही है।
ठीक है। तो जो शोधार्थी है जब कोई समस्या घटित होती है तो वो उस घटना क्षेत्र पर जाता है, ठीक, वहां पर तथ्यों को भी एकत्रित करता है। जब वो तथ्यों को एकत्रित करता है तो उसके साथ साथ वो क्या करता है, वहां का जो पहले तो पूरा अवलोकन करेगा। जब अब वो अवलोकन करेगा तो अवलोकन करने पर वो यह पाएगा कि कौन कौन से चरों ने इस घटना को क्या पर प्रभाव डाला या उससे इन पर क्या प्रभाव पड़ा। फिर उनके कारण संबंध की व्याख्या करेगा, है ना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब हम कोई शोध करते हैं तो शोधार्थी के मन में कल्पना जिज्ञासा तो रहती है कि ये चीज होती होगी, इसी की तो जांच की जाती है शोध में। जब हमारे मन में कोई कल्पना ही नहीं होगी, जिज्ञासा ही नहीं होगी, तो हम शोध करेंगे क्यों, तो है ना। दूसरी बात ये होती है परिकल्पना का, इसमें क्या है, परीक्षण किया जाता है। और जब परीक्षण किया जाता है तो जब किसी समस्या का समाधान निकालते हैं तो हमें ये उम्मीद रहती है कि इसका प्रभाव समाज पर ये पड़ेगा, अगर ये किया जाए तो ये होगा, अगर ये होगा तो इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। तो ये मुख्य रूप से किससे संबंधित है, आपके भविष्य से संबंधित है, ठीक। अब चलते हैं आपके क्रियात्मक शोध विधि पर। तो ज़्यादा जो ये क्रियात्मक शोध विधि है इसे अप्लाइड रिसर्च भी कहते हैं। ये समस्या प्रधान शोध विधि है, यानी कि इसमें जो समस्या होती है उसका तुरंत समाधान किया जाता है। तो ये मुख्यतः जो है ये शिक्षण संस्थानों से संबंधित होती है। शिक्षण संस्थानों की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक शोध विधि का प्रयोग किया जाता है। इसे निदानात्मक शोध विधि भी कहा जा सकता है, यानी कि इसका जो दूसरा नाम है निदानात्मक, यानी किसी समस्या का समाधान या निदान करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये शैक्षिक क्षेत्र में ही अपनी उपलब्धि प्रदान करती है, नहीं, ये क्या है, आपकी सामाजिक और औद्योगिक समस्याओं पर भी क्या है, समाधान किया जा सकता है। अगर सामाजिक, औद्योगिक और भी क्षेत्र हैं, अगर उनमें कोई समस्या पैदा हो रही है तो इस रिसर्च के माध्यम से क्या है, उसका समाधान हम प्रस्तुत कर सकते हैं। आगे चलते हैं अपने अगली शोध पर। तो अगली शोध हमारी जो आती है मात्रात्मक परिमाणात्मक शोध विधि, है ना। तो इस शोध में सूचना सांख्यिकीय रूप में प्राप्त की जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया ही है कि मात्रात्मक जो होता है वो आंकड़ों से संबंधित है ना, लिखित डेटा से संबंधित है। और जो गुणात्मक होता है वो मानवीय व्यवहार संवेदना से संबंधित है ना। तो जो मात्रात्मक जो विधि है ये मूलतः किससे संबंधित है, रिजल्ट से, है ना, कि आपका इसमें जो रिजल्ट है वो क्या निकलेगा। यह शोध सांख्यिकीय आंकड़ों पर आधारित होती है। इस शोध में संरचित शोध विधि का प्रयोग है। संरचित में मैंने आपको बताया था विशेषीकरण, है ना, सामान्य से विशेष की ओर इसमें जाया जाता है। इसके पश्चात अवलोकन, अभिलेख तथा रिपोर्ट समीक्षा का डाटा संग्रहित कर इसे प्रस्तुत किया जाता है। ये किसके अंतर्गत आते हैं, मात्रात्मक शोध विधि के अंतर्गत आते हैं। अब चलते हैं गुणात्मक शोध विधि। तो जो गुणात्मक जो शोध विधि है ये किससे संबंधित है, मानवीय व्यवहार, संवेदनाओं, परंपराओं, नियम, कानून से ये शोध विधि संबंधित है। अगर कोई शोधार्थी अगर किसी सामाजिक समस्या पर अध्ययन करना चाह रहा है तो उसे क्या है समाज में जितनी भी प्रचलित परंपराएं हैं, नीतियां हैं, उनको समझना पड़ेगा, ठीक है। उसके साथ साथ परंपराएं, नीतियां बनाता तो मनुष्य ही ना अपने हिसाब से, तो उसके लिए क्या है, पहले वो मनुष्य के मनोभावों को समझेगा। तो इसलिए कौन सी पद्धति का प्रयोग कर रहा है, गुणात्मक, जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि गुण का अध्ययन करना है ना। तो इस शोध का उद्देश्य क्या है, मानव व्यवहार तथा उसे नियंत्रित करने वाले कारणों को समझना होता है। इस विधि के अंतर्गत क्या, कहाँ, कब, क्यों और कैसे आदि प्रश्नों की जांच की जाती है। यह व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है। देखिए, जैसे कि जो गुणात्मक जो शोध होती है इसमें कोई आंकड़े तो उपलब्ध होते नहीं हैं। इसमें सिर्फ उस घटना क्षेत्र से संबंधित जितने भी तथ्य रहे हैं उनके संबंधों की व्याख्या की जाती है। साथ ही साथ मानवीय व्यवहार की इसमें क्या है, जांच पड़ताल की जाती है। तो इसका कोई एक आंकड़ों पर आधारित रिजल्ट नहीं निकलता है। इसमें क्या है, आदर्शात्मक विचारधारा रहती है शोधार्थी की। तभी तो यहाँ पे लिखा कि ये व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है। जो जो व्यक्ति के अनुभव हैं, जो जो उनके विचारधारा हैं, उस पर ये शोध की जाती है ना। इसमें क्या, कहाँ, कब, क्यों और कैसे ये सारी चीजें हुई उसका विश्लेषण और संश्लेषण कर क्या है, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।
तो आज की हमने क्लास में क्या क्या देखा कि आज की क्लास में हमने देखा कि शोध की कौन कौन सी पद्धतियां हैं। तो पहले हमने देखी ऐतिहासिक शोध विधि, दूसरी विवरणात्मक शोध विधि, प्रयोगात्मक शोध विधि, क्रियात्मक शोध विधि, मात्रात्मक शोध विधि और गुणात्मक शोध विधि, और हमने इनके बारे में क्या संक्षेप में चर्चा भी की। अब मिलते हैं आपको अगली क्लास में रिसर्च अभिवृत्ति के एक नए शीर्षक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।